Hello students, welcome to my channel Mohsen Explain GSEB Made Easy. In this video, we are going to discuss chapter number 7, Post-Independence India, in short. So let us start that Post-Independence India, इससे पहले जो chapter 6 में हम लोगों ने पढ़ा World After 1945, उसमें थोड़ा बहुत इंडिया के बारे में पढ़ा कि किस तरह से इंडिया ने आज़ादी हासिल करी। अब जब इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस आज़ादी हासिल करी उसके बाद बहुत सारे इंडिया के सामने प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि सडनली इतना बड़ा देश था हमारे हाथ सामने। साथ में दो मेजर प्रॉब्लम भी हुई थी कि दैट पाकिस्तान भी इंडिया से अलग हो गया था, तो ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ा मैटर था। सो चलिए हम यहाँ पे जानते हैं। नंबर 1, द आर्टिकल ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस वॉज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन ईयर 1947। अब इंडिया की आज़ादी को लेकर जो आर्टिकल वो ब्रिटिश संसद में पास हुआ 1947 में। अब इस आर्टिकल के तहत इंडिया, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट इट एग्जिस्टेंस। अब इंडिया एक आज़ाद मुल्क बन गया था, साथ साथ में पाकिस्तान का भी सेपरेशन हुआ था। सो देयर वर टू मेजर प्रॉब्लम बिफोर द कंट्री। दुनिया, हमारे देश के सामने दो मेजर प्रॉब्लम थे। एक तो फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के संविधान को बनाना ताकि इंडिया को एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज सही से चलाया जा सके। To put an end to the sovereignty of British Empire on the princely state and merging them into making an intact India। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ब्रिटिश लोग जब गए थे, जब उन्होंने देश को छोड़ा, तो उस वक्त हमारा देश जो है आज जैसा वैसा ज़रा सा भी नहीं था। हमारे देश के अंदर तकरीबन 562 प्रिंसली अलग अलग रियासतें थी। अब उन सभी रियासतों को मिलाना और एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाना। सो At that time, there were 562 princely states. उस वक्त 562 princely state थे। 48% princely state had stake in the total area of India। अब इसमें अगर देखा जाए तकरीबन 48% जो प्रिंसली स्टेट थे ना, उन्होंने इंडिया का ज़्यादातर हिस्सा अपने उसमें लेकर रखा हुआ था। 20% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन रिसाइडेड इन दीज प्रिंसली स्टेट, और तकरीबन 20% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो यहाँ पे इन प्रिंसली स्टेट में रहती थी। Now, after gaining independence, Maharaja of Bhavnagar, Krishna Kumar Sinha, was the first king to start responsible government, 15 January 1948। अब जैसे ही इंडिया ने आज़ादी हासिल करी, महाराजा भावर सिंह कृष्ण सिन्हा, इन्होंने सबसे पहले जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो एक विल था कि इंडिया को यूनाइट किया जाए, और जो सभी प्रिंसली स्टेट को लेटर भेजे गए उन्हें यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज होने के लिए, तो सबसे पहले जो इन्होंने हाथ उठाया, हाथ मिलाया, वो थे महाराजा ऑफ भावनगर। देन सरदार वल्लभ भाई पटेल अपील टू द किंग्स एंड द नवाब ऑफ द प्रिंसली स्टेट। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी राजाओं से और नवाबों से अपील करी दैट दे शुड वॉलेंटरी forsake their respective state in the interest of their subject and the union of India। वो भी ये कदम उठाएं अपने राज्य के, अपने स्टेट की भलाई के लिए और इंडिया के भलाई के लिए। Sardar Patel and his secretary of the Home Department, Mr. V.P. Menon, prepared the draft for the attachment bond and the status quo agreement। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सेक्रेटरी जो होम मिनिस्टर वीपी मेमन, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया अटैचमेंट बॉन्ड और स्टेटस क्यो एग्रीमेंट। अब ये अटैचमेंट बॉन्ड का मतलब है कि यानी अपने प्रिंसली स्टेट को यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज करना। सेकेंड, स्टेटस क्यो एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहाँ पे जो भी राजा अपने प्रिंसली स्टेट को यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज करेगा, उसका जो स्टेटस है राजा का वो वैसा ही सेम रहने वाला है, बशर्ते यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो यूनियन ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे, जैसे मिलिट्री एंड ऑल दिस थिंग्स। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड, नेक्स्ट, एक्सेप्ट कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़, 559 princely state accepted this instrument of accession and joined the Union of India। सिर्फ 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे, कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़। बाकी की जितने भी 559 जो रियासतें थी, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट अटैचमेंट बॉन्ड को एक्सेप्ट किया और यूनियन ऑफ इंडिया में ज्वाइन हो गए। अब चलिए जानते हैं कि किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को इंडिया में मर्ज किया। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद विद इन स्टेट फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर इस इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ उसी तरीके से ज़्यादातर रियासतों ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। एज पर इट जोग्राफिकल लोकेशन इट वॉज बाउंड टू ज्वाइन इंडिया।
अब अगर हैदराबाद की अगर जोग्राफिकल लोकेशन देखें, वो चारों तरफ, एक तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है जहाँ पे आज हमारा कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। अब यहाँ पर जोग्राफिकल लोकेशन हैदराबाद की ऐसी थी कि वो चारों तरफ इंडिया से ही घिरा हुआ था। सो उसको इंडिया में ही ज्वाइन होना था। अल्टीमेटली हैदराबाद वॉज मर्ज्ड विद द यूनियन ऑफ इंडिया बाय यूजिंग पुलिस फोर्स ऑन 18 सितंबर 1948। अब पुलिस फोर्स के द्वारा हैदराबाद को इंडिया में मर्ज कराया गया। यहाँ पर फिर स्टेटस क्यों का आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल एश्योर्ड द निज़ाम टू प्रोटेक्ट ऑल देयर इंटरेस्ट। उनको यकीन दिलाया गया कि आपके जितने भी इंटरेस्ट, आपके जो भी पावर है, वो उनको वैसा ही मेंटेन रखा जाएगा। कन्हैया लाल मुंशी प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन एंटायर एपिसोड। और इस हैदराबाद के मर्ज में जो कन्हैया लाल मुंशी थे, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले किया। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम जूनागढ़। जिस तरह से अगर जूनागढ़ के बारे में अगर समझा जाए तो ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस द नवाब of Junagadh wrote an instrument on the accession to join Pakistan. Pakistan in turn gave them consent. यहाँ पर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ के नवाब से उनको बॉन्ड भेजा, तो उसमें लिखा था कि आप इंडिया में ज्वाइन हो जाइए। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान जो था, वो इंडिया में ज्वाइन नहीं होना चाहता था, वो पाकिस्तान में ज्वाइन होना चाहता था, जिसके लिए ऑलरेडी उसने पाकिस्तान को एक कंसर्न लेटर भेज दिया था। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस जो कंसर्न उन्होंने पाकिस्तान को भेजा है, उसके अगेंस्ट वो कदम उठाएंगे। सबसे बड़ा रीज़न था कदम उठाने का कि दैट जो जनता थी जूनागढ़ की, वो चाहती थी कि वो इंडिया में जुड़े, पर लेकिन नवाब वो नहीं चाहते थे कि वो इंडिया में जुड़े, वो पाकिस्तान के साथ में ज्वाइन होना चाहते थे। तो यहाँ पे फिर जूनागढ़ में फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले उनको बोला, मनाने की कोशिश करी, नहीं माने। तो एट द एंड में पब्लिक लोगों की यही विश थी, पब्लिक लोग यही चाहते थे, सब लोगों ने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि जूनागढ़ को इंडिया में मर्ज किया जाए। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलिट्री से जूनागढ़ को चारों तरफ से उन्होंने घेरा और फिर उसके बाद जूनागढ़ को मर्ज किया। लेकिन जो नवाब था वो यहाँ पर से बच के पाकिस्तान सीधा चला गया भाग के। ड्यूरिंग दिस टाइम शेख ऑफ मांगरोल मनवादार डिक्लेयर देयर विश टू ज्वाइन यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद शेख ऑफ मांगरोल जो थे मनवादार, उन्होंने विश किया कि वो इंडिया में ज्वाइन होंगे। इंडियन सोल्जर एंड नेवी हु वर पोजीशन टू प्रोटेक्ट मानवादोर एंड मांगरोल बिसीज द जूनागढ़। अब जो मांगरोल और मानवादार उसके आसपास ही है, वो उसकी प्रोटेक्शन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑर्डर दिया, उन्होंने तुरंत जूनागढ़ के स्टेट को सीज कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। On 9th of November 1947, referendum of the people of the Junagadh was taken। और ये किसके तहत किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पर के लोगों का रेफरेंस लिया। उन्होंने रेफरेंस में कहा कि वो इंडियन ऑफ यूनियन में जुड़ना चाहते हैं। अब यहाँ पे सरदार पटेल भाई की जो हिम्मत और उनकी जो काबिलियत और उनकी विल की वजह से लोगों की सुनी और जूनागढ़ को यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज कर लिया। कश्मीर, द इशू वॉज कश्मीर वॉज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ ऑल। अब यहाँ पे कश्मीर का जो मसला है वो सबसे अलग है। कॉज राजा उस वक्त कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह ऑफ कश्मीर, एंड इनडिसिसिव, वो फैसला नहीं कर रहे थे। मील वाइल तभी पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि जब पूछा गया तो उन्होंने ना बोल दिया कि ना तो मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा, ना तो मैं इंडिया के साथ जाऊंगा, मैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन के रहता हूँ। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पे जैसे ही पाकिस्तान को मौका मिला, उसने कश्मीर पे हमला कर दिया। अब राजा हरि सिंह रिक्वेस्टेड मिलिट्री असिस्टेंस टू प्रोटेक्ट जम्मू एंड कश्मीर अगेंस्ट पाकिस्तानी अटैक। फिर जब ये अटैक देखा तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ कश्मीर को बचाइए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसिस्टेड दैट राजा हरि सिंह शुड फर्स्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, देन द इंडियन आर्मी कुड बी सेंड। अब यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सीधा कहा कि आपको एक्सेशन लेटर साइन करना पड़ेगा, तभी हम इंडियन मिलिट्री सेंड करेंगे। इमीडिएटली आफ्टर साइनिंग द लेटर, द इंडियन आर्मी प्रोटेक्टेड द कश्मीर। जैसे ही इंडियन आर्मी जैसे ही राजा हरि सिंह ने लेटर साइन किया, तुरंत मिलिट्री को सेंड कर दिया गया। बट कश्मीर तो बच गया, पर जम्मू का जो लिटिल बिट हिस्सा है वो उनके हाथ में चला गया। बट पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड 1/3 पोर्शन ऑफ कश्मीर, तकरीबन 1/3 कश्मीर को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन रिमेनिंग कश्मीर बचाया जा चुका था। इंडिया रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट पाकिस्तान इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। उस वक्त देखा जाए तकरीबन यूनाइटेड नेशन बन चुका था। इंडिया ने ये बात सिक्योरिटी काउंसिल में भी रखी, कंप्लेंट रखी कि पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कुछ हिस्से को अपने कब्जे में रखा हुआ है।
सिक्योरिटी काउंसिल ने सीज फायर सजेस्ट किया। अब सीज फायर एक ऐसा टर्म होता है मिलिट्री में जहां पे अगर दो देश लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक सेना दूसरे देश के जितने अंदर तक घुस गई और सीज फायर हो गया तो वो आर्मी वहीं पे ही बैठ जाती है। हालांकि जो आर्मी अंदर घुस आई है उसका वो एरिया कभी नहीं होगा, पर लेकिन वो ज़बरदस्ती फोर्सफुली उसको अपने कब्जे में रखा गया है और वो एरिया फिर डिस्प्यूटेड हो जाता है। इवन टुडे कश्मीर इशू इज कंटेशियस इशू इन द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आज भी अगर देखा जाए इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो खराब क्यों हैं? कश्मीर मसले को ही लेके। चलिए, अब यहाँ पे तो 562 जो प्रोविंसेस थे वो इंडिया के अंदर मर्ज हो गए। अब यहाँ पे कुछ यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं। यूनियन टेरिटरीज जो छोटे छोटे जो थे, जिन जैसे वहाँ पे मर्जर ऑफ फ्रेंच एंड पोर्चुगीज कॉलोनीज। इंडिया इमर्ज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट ऑन जनवरी 26, 1950। इंडिया ने अपने देश को इंडिपेंडेंट घोषित किया और अपना खुद का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू किया। बट सर्टेन कॉलोनीज ऑफ द फ्रेंच एंड पोर्चुगीज रूल वर स्टिल अंडर द कंट्रोल। पर लेकिन उस वक्त भी कुछ एक ऐसे जगह थे जो फ्रांस और पोर्चुगल के कंट्रोल में थे। यूनियन ऑफ इंडिया अपील द फ्रेंच कंट्रोल पौंडीचेरी एंड पोर्चुगीज कंट्रोल दीव एंड दमन एंड गोवा टू मर्ज विद इंडिया। अब वापस से यूनियन ऑफ इंडिया ने अपील करी फ्रांस से कि वो पौंडीचेरी को और पोर्चुगीज की गवर्नमेंट से कि दीव दमन और गोवा को इंडिया में मर्ज कर दें। हालांकि यहाँ पे वो नहीं चाहते थे, लेकिन जो लोग रहते थे वहाँ पे वो चाहते थे कि वो यूनियन ऑफ इंडिया में जुड़ जाएं। और इस चीज़ को जब पोर्चुगीज और फ्रेंच ने ना बोला तो वहाँ पर के लोगों ने विद्रोह करना चालू कर दिया और ये विद्रोह लंबा चला। The French government realized people rage and was compelled to start negotiation with Indian government. फ्रेंच गवर्नमेंट को बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया कि लोग भड़क रहे हैं और वो फिर मजबूर हो गए कि इंडियन सरकार के साथ में वो नेगोशिएशन करें। नाउ मर्जर ऑफ दीव एंड गोवा। अब ये हुआ फ्रांस की बात, जिस तरह से उन्होंने पुडुचेरी को इंडिया में मर्ज किया। अब पोर्चुगीज गवर्नमेंट की बात करते हैं। पोर्चुगीज की गवर्नमेंट दीव दमन और गोवा पे उनका राज था। 15 अगस्त को जैसे देश आज़ाद हुआ वो भी हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन उसके साथ में एक और रैली निकली जिसमें वो गोवा की फ्रीडम की बात कर रहे थे और पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत बुरा किया, हज़ारों लोग मारे गए। एज एन अटेम्प्ट सच नेगोशिएशन परसुएशन एंड द सत्याग्रह प्रूव टू बी अनसक्सेसफुल। लेकिन ये जो लोगों ने जिस तरह से सरकार को दबाने की कोशिश करी वो नाकामयाब हुई। फिर गवर्नमेंट को यहाँ पे मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा क्योंकि पोर्चुगीज की सरकार है वो मानने को तैयार नहीं थी। फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक ऑपरेशन विजय कंडक्ट किया ताकि गोवा को आज़ाद किया जा सके। तकरीबन आधी रात के आसपास दिसंबर 19 जो गवर्नर ऑफ जो पोर्चुगीज डिसिल्वा, उनको इंडियन मिलिट्री ने चारों तरफ से घेर लिया और एट द एंड में उनको फिर सरेंडर करना पड़ा। इन दिस वे द इंडियन आर्मी कैप्चर्ड गोवा, दमन एंड दीव and hosted Indian flag over there. Thus the last remain of the western rule disappeared from India. गोवा के कब्जा करने के बाद इंडिया के अंदर पूरी तरीके से जो दूसरे राज्य दूसरे देशों का जो कब्जा था वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आता है फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट। इतने सारे प्रिंसली स्टेट मर्ज हो गए, अब उनको फॉर्म करना था, उनको रीऑर्गेनाइज करना था संविधान के हिसाब से भी, इकोनॉमिक के हिसाब से भी। नाउ India became an independent and acquired information about unification of princely state. अब इंडिया आज़ाद हुआ, अब उनको जानकारी चाहिए थी कि किस तरीके से हम प्रिंसली स्टेट को यूनिफाइड एक कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग यूनिटरी सिस्टम वी हैड एक्सेप्टेड यूनियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अब यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम अगर देखा जाए, जितने भी प्रिंसली स्टेट है सबको मर्ज करके एक देश बनाया जाए जिसमें कोई भी राज्य नहीं होगा, सिंपली सी एक ही कंट्री होगा। कंट्री के सब जगह कायदे कानून सब इंडियन ही कहलाएंगे। जैसे आज हमारे यहाँ पे गुजरात है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये यूनियन गवर्नेंस सिस्टम है, ठीक है। अगर यूनिटरी होता तो जैसे सिर्फ गुजरात है, कहीं पर भी आप जाएंगे यू आर कॉल्ड गुजराती, ये एक यूनिटरी सिस्टम है। अब इसी तरीके से राष्ट्र वाइज यूनिटरी सिस्टम लाया गया, लेकिन सभी राज्यों को यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर घोषित किया गया। नाउ देयरफॉर द इशू ऑफ फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अकर्ड। अब यहाँ पे फॉर्मेशन उनको बनाना, रीऑर्गेनाइजेशन करना, जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट, एक्चुअली प्रिंसली स्टेट को हम लोग संविधान की लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूएंट कहेंगे, पॉलिटिकल लैंग्वेज में। नाउ
The erstwhile British province and princely state were divided into four divisions after unification. अब जो ब्रिटिश एम्पायर, जो ब्रिटिश साम्राज्य थे और जो प्रिंसली स्टेट थे, उनको सबसे पहले यूनिफाइड करने के लिए उनको सबसे पहले चार कैटेगरी में डाला गया, फिर उसके बाद उनको यूनिफाइड करना स्टार्ट किया गया. कैसे? Thereafter, a new demand of reorganization of state on linguistic basis start becoming strong. अब सभी जो राज्य थे उन्होंने एक डिमांड करना चालू किया कि लैंग्वेज के बेस पे हर राज्य को बनाया जाए. फिर जवाहरलाल नेहरू ने इन 1953 इस डिमांड को कंसीडर किया और उसके बाद एक कमीशन सेटअप किया जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो इस चीज़ पे स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम स्टेट को लैंग्वेज वाइज पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. फाइनली अ बिल मेकिंग चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रीऑर्गेनाइजिंग द स्टेट वाज पास एंड इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1956. उसके बाद तकरीबन संविधान में ये बात गई. जवाहरलाल नेहरू ने इसको कंसीडर किया था 1953 में. उसके बाद इस बिल को लाया गया, संसद में पास हुआ और इस बिल को लागू किया 1956 में. फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट मेड टू सेपरेट स्टेट. अब शुरुआत करते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो सेपरेट स्टेट बनाए, एक महाराष्ट्र, एक गुजरात. महाराष्ट्र जो सेटअप किया वो 1 मई 1960 और उसके ठीक 24 दिन के बाद 25 मई 1960 को महाराष्ट्र को रिकॉग्नाइज किया, यानी उसका अस्तित्व में आया और उसकी कैपिटल मुंबई बनाई. सो इस तरीके से देखा जाए 1 मई 1960 इज कंसिडर द फाउंडेशन डे ऑफ गुजरात. इस तरह से गुजरात राज्य की स्थापना हुई जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ को भी जोड़ा गया. हालांकि सौराष्ट्र और कच्छ एक अलग साम्राज्य थे पर लेकिन इनको इसमें गुजरात में जोड़ दिया गया. फिर उसके बाद आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड, उनको लैंड ऑफ सेवन सिस्टर रिकॉग्नाइज किया गया, उनको भी एक अलग राज्य घोषित कर दिए गए. देयर वर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्मॉल स्टेट फ्रॉम द बिगर स्टेट. अब हमेशा से ये डिमांड रही है कि जितने भी जो बड़े बड़े राज्य हैं उनको तोड़ के छोटे छोटे राज्य बनाए जाए. जैसे उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा राज्य था, उसको तोड़ के वहाँ पर उत्तराखंड बनाया गया, उत्तरांचल बनाया गया. बिहार को तोड़ के झारखंड बनाया गया. मध्य प्रदेश को तोड़ के फिर छत्तीसगढ़ बनाया गया. करंटली द इंडियन यूनियन कंसिस्ट 29 स्टेट. इंडियन यूनियन में देखा जाए अभी फिलहाल 29 स्टेट है. अभी रिसेंटली तेलंगाना भी बना है. इंडिया हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच पीपल फॉलोइंग डाइवर्स रिलीजन. अब इंडिया की एक खासियत है कि अनेकता में एकता. हमारा देश एक ऐसा है जिसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग जाति से हैं, अलग अलग रेस से हैं, उनके कल्चर अलग हैं, लेकिन फिर भी सब साथ में मिलकर रह रहे हैं. ये इंडिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है. इट बिकम वेरी ऑब्वियस फॉर द पीपल स्पीकिंग कॉमन लैंग्वेज. अब ये बहुत ज़रूरी है कि एक राज्य या एक देश में लोग कॉमन लैंग्वेज बोलें, कॉमन कल्चर को फॉलो करें, लिविंग इन अ सर्टेन स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप इमोशनल बॉन्डेज फॉर अनदर. अब कोई भी किसी भी रिलीजन से क्यों ना हो, किसी भी कास्ट से क्यों ना हो, जब वो इंसान या वो सोसाइटी जब किसी पर्टिकुलर एक कल्चर के अंदर रहते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ अपने आप अंदर आ जाती है. लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन आर द थ्री मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्रिएटिंग रीजनलिज्म. अब जब रीजनलिज्म हो रहा था, जब राज्य को रिऑर्गेनाइज किया जा रहा था, उस वक्त लैंग्वेज, कास्ट और धर्म ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान दी जा रही थी. नाउ अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. India has made extraordinary achievement in the field of science and technology in last half century. तकरीबन अगर आज से 50 साल पहले की बात करें, चलिए लास्ट 50 सालों में इंडिया ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट करी है. अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे देश के पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस, लेस लिटरेसी, एजुकेटेड लोग भी कम थे, लेकिन फिर भी उसके बाद इंडिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट किया और दूसरे डेवलप कंट्री के कंपैरिजन में ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक, ज़बरदस्त था. एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस वी वर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर फूड ग्रेन. इन मेकिंग अ सेल्फ लैंड इन दिस एरिया टुडे ह्यूज डैम, लेक, कैनाल हैव प्लेड अ मेजर रोल. जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास अनाज की बहुत कमी थी, लेकिन आज हम सेल्फ लैंड, अब हमें अनाज में किसी की ज़रूरत नहीं है. जिस तरह से हमारे देश की सरकारों ने डैम बनाए, लेक बनाए, कैनाल बनाए, उससे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की जा चुकी है.
वी हैव बीन मेकिंग यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और हम लोग एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला रहे हैं ताकि हम इस टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और हमारे देश के अंदर जो अनाज की जो प्रॉब्लम है उसको और ज़्यादा हम सुधार सकें। अलॉन्ग विद दिस, इस चीज़ में अगर देखा जाए, सो वी हैव बीन एबल टू अचीव ग्रीन रेवोल्यूशन, agriculture institution, laboratories, agriculture universities have been established, achieve growth in agriculture sector science। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है ये हम आगे जब क्वेश्चन आंसर इसके डिस्कस करेंगे तब हम इसको डिटेल में जानेंगे। अब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ने सेटअप किया, लेबोरेटरीज बनाई, यूनिवर्सिटीज़ बनाई ताकि एग्रीकल्चर में लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करें ताकि डेवलपमेंट हो सके। न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स हैव कंस्ट्रक्टेड अल्ट्रा मॉडर्न रिएक्टर। अब जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उन्होंने, इंजीनियर्स ने, उन्होंने भी अल्ट्रा मॉडर्न न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए, पावर स्टेशन बनाए, जिसके तहत हम लोग अब इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके हम लोग न्यूक्लियर बम और मिसाइल भी बना सकते हैं। इसका जो एग्जांपल है, ट्वाइस एट पोखरण, 2 बार पोखरण राजस्थान में हम लोग ने न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग करी जो सक्सेसफुल रहा। वी हैव डेवलप्ड स्पेस शटल, जियो सिंक्रोनिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और हम लोग ने एक स्पेस शटल भी बनाया और साथ में लॉन्च व्हीकल भी बनाया जो सैटेलाइट को लॉन्च करने में काम आता है आउटर स्पेस में। और हम लोगों ने इसके ज़रिए बहुत सारी सैटेलाइट हम लोग ने सक्सेसफुली लॉन्च करी है, जैसे एग्जांपल आर्यभट्ट 1975, भास्कर 1979, रोहिणी 1979, ये एक सक्सेसफुली सैटेलाइट लॉन्च करी। अलॉन्ग विद दिस न्यूक्लियर टेस्ट भी सक्सेसफुली कंडक्ट किए। इस सैटेलाइट के जरिए अब हम लोग टेलीकास्टिंग आराम से कर सकते हैं, एजुकेशन, वेदर, गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मिनरल थ्रू रिमोट सेंसिंग सिस्टम, ये भी अब हम मिनरल की इन्फॉर्मेशन भी हम लोग गैदर कर सकते हैं बहुत आसानी से। द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री, अब बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा अब हम लोग इंडस्ट्री में एनर्जी, एग्रीकल्चर, हेल्थ and continuous research and development in that field have result in the maxim like digital India and make in India world famous। अब जिस तरीके से हम लोग ने बायोटेक्नोलॉजी का इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया, एनर्जी जनरेशन में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, कॉन्टीन्यूस रिसर्च करते रहे, डेवलप करते रहे, जिसके नतीजे में आज हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं और इसमें डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा सपोर्ट हाथ था। अब कुछ एक चीज़ें जो पूरे दुनिया में इंडिया की फेमस हैं, जैसे योगा इंडिया में क्रिएट हुआ था और 21 जून डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड योगा डे बाय यूनाइटेड नेशन, विच शोइंग द ग्लोइंग फ्यूचर ऑफ इंडिया। अब इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे इंडिया का भविष्य जो है कितना उज्जवल है। अभी साइंस टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके हमारा देश हर फील्ड में आगे बढ़ने लगेगा। सो नाउ दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर। एनीवन हैविंग एनी डाउट, सो वो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड वेरी सून, बहुत जल्दी मैं इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी एक्सप्लेन करके उनकी सारी लिंक्स मैं मेरे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अब वहाँ पर से जाके सारे क्वेश्चन आंसर आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और अच्छे से आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।